विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौलिया जी है। आज पहले से चल रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है सो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का भाग है। जब शुरू किए थे तो उस समय बताया गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग को कंसेप्ट, ये हम ऊपर से समझा रहे हैं कि बाकी क्लियर हो जाए, और एक भाग का नाम है कंसेप्ट और दूसरे का नाम है कन्वेंशन। तो अभी कंसेप्ट चल रहा है। कंसेप्ट में 8 कंसेप्ट है, जिसमें से 6 कंसेप्ट हो गया था। आज हम 7वां कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसका नाम है पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, या रेवेन्यू और कॉस्ट। पीरियोडिक माने अवधि, मैचिंग माने मिलान करना, ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट माने व्यय खर्चा, रेवेन्यू माने आमदनी। इसका नाम है, इसके अनुसार ही कहता है कि जिस वर्ष व्यापार जो है, व्यापार करने का मतलब क्या होता है, व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन लाभ कमाने के मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे तैसे लाभ कमा लीजिए। लाभ कमाने का एक सिस्टम बनाया गया है, उसी में से एक सिस्टम ये भी है। और चलिए डिटेल्स में समझिए कि क्या कहता है। कहता है कि किसी व्यापार को करने का मुख्य उद्देश्य है हमको लाभ कमाना। ठीक, तो लाभ कमाने के लिए आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, साल भर का खर्चा आमदनी को तुलना करते हैं। आमदनी ज्यादा हुआ, खर्च कम हुआ तो शुद्ध लाभ हुआ आपका। ठीक, यही सिद्धांत चलता है। लेकिन इस सिद्धांत में एक खास बात है जो लिखा है कि मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी। यहां देखिए, रेवेन्यू का मतलब होता है आय, एंड कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस, व्यय। रेवेन्यू जो यहां लिखे हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है आय, और कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस, व्यय। तो यह सिद्धांत कहता है कि इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी साल का अगर आप लाभ हानि खाता निकाल रहे हैं, लाभ हानि खाता बनाकर लाभ या हानि जो भी निकालना चाहें, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। साहब, जिस साल का हम निकाल रहे हैं उस साल में जितना भी व्यय करते हैं, उस व्यय को करने से, जैसे माल खरीदा, माल बनाया, ऑफिस खर्च का भुगतान किया और नाना प्रकार के खर्च है, ये सब भुगतान करते हैं, और इसकी भरपाई सेल्स से होती है। माल बिकता है, उससे भरपाई होती है। अब उसी दोनों का डिफरेंस जो है तो लाभ होता है। तो आपको देखना है कि जिस साल भर में कितना माल हम बेचे, और उस माल को जो बेचे हैं उसमें कितना लागत लगा है, सही लागत, उस दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो गया। तो सही लागत क्यों लिखा है मैचिंग, इससे मैच कराइए। एक उदाहरण से समझ लेंगे आप, उदाहरण से समझेंगे। देखिए, वर्ष 2024 लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें सब बात लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। दिसंबर 2024 में कोई सेल्समैन माल बेचता है। हालांकि बिक्री हर महीने होती है, हर महीने का हिसाब जो बिक्री करता है उस पर कैलकुलेट करके उसको कमीशन दे दिया जाता है सेल्समैन को। व्यापार में सेल्समैन होते हैं, माल बेचते हैं, हर महीने जितना माल बेचा उस पर उसको कमीशन दे दिया। तो मान के चलिए कि अगर जनवरी टू दिसंबर आप खाता बनाते हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी से दिसंबर तक का खर्चा जो होगा उस अवधि में लाभ निकालने के लिए लिया जाएगा, और जनवरी टू दिसंबर जितना सेल्स करते हैं उसको भी लिया जाएगा। ये 12 महीने के अवधि का जो रेवेन्यू और कॉस्ट होगा उसी का मिलान करेंगे। इससे एक महीना ना आगे जाएंगे ना एक महीना पीछे जाएंगे, समझ गए। 12 महीने में जो खर्च करते हैं
12 महीने की आय से तुलना करते हैं। इसमें एक महीने का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जनवरी टू दिसंबर आप माल बेचते हैं, जनवरी में जितना बेचेंगे उस पर कमीशन दे दिया जाएगा व्यापार की तरफ से सेल्समैन को। तो जनवरी में माल बेचता है, उसका कमीशन तो जरूरी नहीं है कि 31 जनवरी को ही दिया जाए। कैलकुलेट करने में, हिसाब करने में 2 दिन 4 दिन लग जाता है। तो जनवरी का फरवरी में दे सकते हैं, नहीं जनवरी का फरवरी में दे सकते हैं, भुगतान व्यापार कर सकता है उसको। आप फरवरी का मार्च, मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, ऐसे ऐसे चलिए। तो दिसंबर में जो जितना जो माल बेचा होगा उसका कब भुगतान होगा? उसका भुगतान अगले साल के प्रथम माह में होगा, किसी तारीख को। तो इधर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूरे जनवरी में कितना पेमेंट हुआ, तो 11 महीने का कमीशन पेमेंट हुआ, और 12वां महीने का पेमेंट तो अगले साल में चला गया, नेक्स्ट ईयर चला गया, नेक्स्ट ईयर। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनवरी तक जोड़ लिया, दिसंबर तक जोड़ लिया, तो दिसंबर तक का जोड़ जनवरी से लेकर नवंबर तक का ही रहेगा, क्योंकि इसका पेमेंट तो आप नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, ठीक बात है। तो नेक्स्ट ईयर के लाभ हानि निकालने में चला जाएगा। यह नहीं होना चाहिए। यही बात कह रहा है कि मैचिंग किसका, रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू माने आमदनी, कॉस्ट माने खर्चा। जो व्यापार में खर्च करते हैं, जो आमदनी करते हैं, उसका मैचिंग माने उसी साल का खर्चा उसी साल के आमदनी से मिलान कीजिए, तो जो प्रॉफिट आएगा वो सही प्रॉफिट आएगा। देख लीजिए, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यह जो कंसेप्ट है शुद्ध लाभ का निर्धारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। हमने तो सब बता ही दिया आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रनिंग बिजनेस, ऑफ ए रनिंग बिजनेस, ऑफ ए रनिंग बिजनेस, ऑफ ए रनिंग बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी व्यापार संचालन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। and in order to ascertain net profit of a business during the particular period, it is, कहता है कि जिस वर्ष में, जिस पर्टिकुलर वर्ष में आप नेट प्रॉफिट कमाते हैं, उसके लिए जरूरी है, इट इज एसेंशियल, जरूरी है, दैट रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी खास वर्ष के रेवेन्यू को शुड बी मैच विथ द कॉस्ट ऑफ दैट वेरी पीरियड। कहता है कि जिस साल आप आमदनी करते हैं, इस आमदनी की तुलना उसी वर्ष में जो खर्च करते हैं उससे कीजिए, और इस तुलना से जो फिगर आए उसको लाभ हानि मानिए, जो कि हम यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2024 को आप खाता बही बना रहे हैं, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो खर्च होगा, उस खर्च को मिलान उस खर्च की जगह जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होगा। यानी ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ बताए हैं कि जनवरी से नवंबर तक का हम दिए हैं, यहाँ दिसंबर का तो चला गया है नेक्स्ट ईयर, तो उसको भी बैक कर लेंगे, उसको भी हम आपको 2024 का ही मानेंगे। इस एग्जाम्पल में स्पष्ट हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्समैन इज पेड ए कमीशन इन जनवरी 25। जनवरी 25 को व्यापार की ओर से उसको कमीशन दिया जाता है फॉर द सेल्स मेड बाई। अब उसने माल कब बेचा? मेड बाई हिम इन दिसंबर 24। दिसंबर 24 को माल बेचा और उसका कमीशन उसको कब दिया जा रहा है? 2025 में। द कमीशन पेड, हम आगे बढ़ेंगे, कमीशन पेड टू सेल्समैन इज इन जनवरी 2025 शुड बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स
मेड बाय हिम फॉर दिसंबर 2024। कहता है कि जो 25 में दिए हैं, 2025 के जनवरी में जो भुगतान के हैं कमीशन, उस कमीशन को 2025 का खर्चा मत मानिए, उस कमीशन को 2024 का ही खर्च मानिए, क्योंकि 2024 के सेल्स पर ही वह कमीशन दिया गया है। हमको उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इस वीडियो इस टॉपिक में इतना ही। अब देखो नेक्स्ट बचा है, उसको भी आज डील कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट कंसेप्ट है 8 नंबर पर, जिसका नाम है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल का मतलब होता है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, एक्रूड या एक्रूवल माने उपार्जित या उपार्जन किया। यानी इसको ऐसे समझेंगे हिंदी में, पहले इसको देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड बोथ ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, revenue is recorded when sales are made, whether cash received or not। कहता है कि हम माल बेचते हैं, हमारा व्यापार चल रहा है, हम व्यापार में माल बेचते हैं, हर महीने हर दिन बेचते हैं। तो बेचने का एक क्रम है, पुराना ग्राहक होता है, नया भी होता है, तो माल उधार भी बेचा जाता है। तो नगद भी बेचे तब भी और उधार भी बेचे तब भी, जिस समय माल बेचिएगा उसी समय मान लिया जाएगा कि आपके पास रेवेन्यू आएगा। माल जिस समय बेचे मान लीजिएगा कि उसी समय रेवेन्यू एक्रूड हो गया। एक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू एक्रूड हो गया माने आप कमा लिए, आप सेल्स सचमुच कर दिए, उस जितना अमाउंट है उस समझिए कमा लिए। किसमें? अकाउंट में, पेपर में, भले नहीं मिला है, बात सही है, ये कंसेप्ट यही कहता है। लिखा है वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। इन द सेम वे, अब आगे बढ़िए, इनकम्स एंड आर रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड और एक्रूड और अर्नड। जैसे ऊपर बताया गया है कि माल बेचते हैं, नगद चाहे उधार, दोनों हालत में आप मान लीजिए कि आप रेवेन्यू कमा लिए, पैसा मिले चाहे नहीं, सेल्स से पैसा मिले चाहे नहीं, आप मान लीजिए कमा लिए। ठीक उसी तरह से कहता है कि इनकम, व्यापार कोई काम किया है किसी का, उससे उसको इनकम होने वाला है, तो कुछ इनकम हाथ में मिल गया, कुछ नहीं मिला, बाकी लग गया, जो अगले साल मिलेगा या कुछ दिन के बाद मिलेगा। लेकिन व्यापार उसको इसी साल का इनकम आय मान लेगा। समझ गए होंगे। जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेंडिचर, माल खरीद, संपत्ति खरीदते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो करते हैं किसी चीज को खरीदने में, वो देखिएगा कि नगद पेमेंट कर दिया तभी वो एक्सपेंडिचर हो गया, और कुछ बाकी लगा दिया तभी वो आपका एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसा नहीं कि बाकी लगा दिया तो हम बही में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है। एक्रूवल का मतलब यही होता है, उसका ठेठ हिंदी होता है उपार्जित। उपार्जित मैंने उपार्जन कर लिया। यहां देखिए, एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड व्हेन ड्यू वेदर कैश पेड और नॉट। एक्रूवल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए मैचिंग कंसेप्ट। तो आप ड्यू का मतलब समझ गए, रिकॉर्डेड व्हेन ड्यू, ड्यू का मतलब ड्यू होना, मैंने सेल्स आज बेचते हैं तो समझिएगा कि आज ही बही में लिखेंगे, पैसा नहीं मिला है लेकिन ड्यू हो गया, यानी हमको मिलने का उम्मीद हो गया। ड्यू का मतलब ये होता है। तो आप समझ गए, खर्चा पर भी, आमदनी पर भी, माल जिस समय बेचेंगे उसी समय समझ जाइए कि आप रेवेन्यू आपके हाथ में आ गया, चाहे कैश मिला हो चाहे नहीं। ठीक यही बात हम दोहरा देते हैं। खर्चा जितना करते हैं, खर्च किए बाकी लगा दिए, संपत्ति खरीदे बाकी लगा दिए, तो भी मान लीजिए कि आपका वो ड्यू हो गया, खर्चा देना ही है, आज नहीं तो कल देना है। समझ गए। इसीलिए कुछ राइटर कहते हैं कि एक्रूवल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब एज
मैचिंग कंसेप्ट, इसके पहले जो मैचिंग कंसेप्ट है उसी से मिलता जुलता ही है। अब ये जितना बात आपको ये समझाया गया है, जो लाइन है, उसको आप हिंदी में एक उदाहरण देके समझाते हैं, समझिए। मान लीजिए आप एग्जाम्पल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 या 2024 तो आपका एक व्यापारिक अवधि है जिसमें आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट तो बनता है इस डेट को, व्यापार शुरू 1 जनवरी शुरू का डेट है, 12 महीने की अवधि इसमें है। तो आप जनवरी से दिसंबर तक व्यापार करते हैं, माल खरीदा, माल बनाया, खरीदने में खर्चा हुआ, बनाने में खर्चा हुआ, फिर उसको बेचा, बेचने से जो आय हुआ उसको ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना व्यवसाय का खर्चा है, सैलरी, रेंट, वेजेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब खर्चा, संपत्तियों पर हरास, सेल्समैन का कमीशन, जितना खर्चा है उसको उस ग्रॉस प्रॉफिट से घटा लेंगे। जो बताया आप, ग्रॉस प्रॉफिट से घटा लेंगे तब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्रम में एक बात छुपा हुआ है जिसको खोलना है। आपको तो डिटेल्स में समझा दिया कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। जो भी आप माल बेच के आमदनी प्राप्त करते हैं उसमें से सारा खर्चा घटा दीजिए। नहीं, कौन खर्चा घटाएगा? अभी इसके पहले वाला में बताया गया है कि जिस साल का आमदनी हो रहा है उसी साल के खर्चे से उसको तुलना करते हैं और कर के लाभ हानि निकालते हैं। ये चीज जो पहले पढ़े हैं 7 नंबर में, उसका ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ आपको एक बात बता रहे हैं, आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करता है उसको 10,000 प्रति महीना सैलरी, 10,000 प्रति माह देते हैं, सैलरी पर मंथ 10,000 देते हैं, 10,000 देते हैं। एक उदाहरण छोटा सा लिया जिसमें इसका अर्थ समझ जाइए आप। सैलरी 10,000 रुपया महीना देते हैं, जनवरी भर काम किया तो प्रायः व्यवहार में यही चलता है कि जनवरी, कोई जरूरी नहीं कि जनवरी 31 को सैलरी देते हैं। तो व्यापार जब जनवरी भर काम कीजिएगा तो आपको फरवरी के किसी 1, 2, 3 तारीख तक देंगे, 4, 5 तक देंगे। तो यही परंपरा चलता है कि जनवरी भर काम किया तो फरवरी में, फरवरी भर काम किया तो मार्च में, ऐसे ऐसे चलिए। तो दिसंबर भी तो 2024 दिसंबर भी तो इसी साल में काउंट होगा, लेकिन वो दिसंबर में काम किया तो उसका पेमेंट अब 12 महीने का 1,20,000 रुपया सैलरी हुआ ना। हम आपको एक हिसाब बता दिया कि अगर 10,000 रुपया पर महीना देते हैं तो 12 महीने में कितना सैलरी होना चाहिए। आपका अकाउंटिंग हिसाब ये कहता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंट यही कहता है कि साल भर का खर्चा जो है सो 1,20,000 हुआ। लेकिन आप जो सैलरी पेमेंट करते हैं उसको तो 11 महीना का पेमेंट हुआ इस साल में, इसको एक साल मान लीजिए। तो जनवरी का सैलरी फरवरी में, फरवरी का मार्च में, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो दिसंबर का सैलरी तो दिसंबर में नहीं दिए हैं, दिसंबर का सैलरी 2, 4, 5 दिन बाद देंगे, तो ये अगले साल चला जाएगा दिसंबर वाला सैलरी, जनवरी 2025। सो वास्तव में आपने कितना दिया? वास्तव में साल भर का बनता है 1,20,000, लेकिन सच पूछिए तो आप 11 महीने का ना दिए, 11 महीना का सैलरी दिए, भुगतान तो 11 महीने का हुआ है ना। तो आपके बही में तो लिखाया होगा 1,10,000, यानी 25 दिसंबर तक, 2024 के दिसंबर तक जो पेमेंट आप बही में किए हैं उसी कैश बुक के आधार पर नहीं बनेगा। तो आपका कैश बुक तो बता रहा है कि 11 महीना का दिए हैं, तो 11 महीना का 1,10,000 हुआ। तो आप बनाएंगे तो देखेंगे, लिखेंगे सैलरी 1,10,000, तो ये गलत हो जाएगा, ये हिसाब गलत है।
तो ये कहता है कि सैलरी 12 महीने का होना चाहिए साल भर का हिसाब निकालने के लिए। तो 1 महीने का तो आप बाकी लगाए हैं, तो क्या उसको लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। यही तो कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूड, अर्नड, सब का मतलब होता है, तीनों शब्द का मतलब होता है कि कमा लिए लेकिन मिला नहीं, खर्च कर दिए लेकिन भुगतान नहीं किया। तो 1,10,000 तो अपने बही में लिखेंगे साल भर का हिसाब करने में, लेकिन इसमें दिखाइए कि भाई 10,000 सैलरी और बाकी है, यानी 1,20,000 साल भर का खर्च हुआ, पूरे ईयर का, फुल ईयर। लाभ हानि निकालने में ही 1,20,000 लगे। तो सवाल उठेगा कि 1,10,000 रुपया ना दिए हैं, 10 तो दिए नहीं है, लेकिन एक रूरल कॉन्सेप्ट कहता है कि साल भर का हिसाब दिखाइए, तो दिखाइए 1,20,000। और इस 10,000 को आप फिर बैलेंस शीट में मान लीजिए कि 10,000 आपके लिए कर्जा है, जब तक आप नहीं देंगे तब तक कर्ज के समान है, दायित्व है। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब अदर, बाकी। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिखे हैं सैलरी, यानी 1 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो यहां लाभ हानि निकालने में फुल ईयर का दिखाइए, और ये भी कहिए कि 10,000 हमारे ऊपर अभी कर्जा है, बाद में चुकाएंगे। तो दोनों काम सही हो गया, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में आपको कन्वेंशन पढ़ाएंगे, ठीक।